तो क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर सुमित कि हमारी कंट्री जो है डिप्रेशन में काफी आगे निकल गई है? मैम इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहला कारण है कि पहले आज से आप 10-15 साल या 20 साल पहले आप चले जाओ, तो पहले हमारा जॉइंट फैमिली हुआ करता था। मतलब कि 3-4 परिवार इकट्ठे रहते थे और जॉइंट फैमिली का ये फ़ायदा था कि अगर जैसे परिवार में जैसे कोई व्यक्ति है, वो अगर फ़ेल हो गया है या एग्ज़ाम में, मैं उदाहरण ही दे रहा हूँ आपको, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, तो उसमें क्या होता था, हमारा सोशल स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि हमारे मामा, चाचा वो कहीं इकट्ठे रहते थे और वो घर में आके वो बोलते थे, यार कोई गल नहीं शेरा, कोई बात नहीं बच्चे, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, है ना? जी। और उसको पूरा इमोशनल सपोर्ट देते थे और बार-बार सपोर्ट देते थे। ऐसा नहीं था कि एक बार आके चले गए। तो जॉइंट फैमिली का ये फ़ायदा होता था कि आप बहुत सारे लोग आपको आके सपोर्ट देते थे, इमोशनल सपोर्ट देते थे। उसको हम बोलते हैं कि कोपिंग मैकेनिज़्म। आपके फिर उस हिसाब से क्या होता था कि आपके कोप अप करने के, जो स्ट्रेस को कोप अप करने का, एक्यूट स्ट्रेस को कोप अप करने का एक मैकेनिज़्म बन जाता था, है ना? तो उसको बहुत हल्लाशेरी देते थे कि यार कोई बात नहीं, इसमें एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, अगले में चले जाना, कोई बात नहीं, हमारे पास बिज़नेस है, हमारे पास खेती है, अगर इसमें नहीं भी कर सका तो हमारे पास एट लीस्ट बहुत कुछ है। तो वो एक सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी एक जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं और न्यूक्लियर फैमिली में भी हम और न्यूक्लियर चले गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि पॉपुलेशन कम करना और उसके कई सारी चीज़ें बीच में आ गई हैं, तो हम एक ही बच्चा करते हैं और जो भी एक बच्चा होता है वो मैरिज करता है और बाद में कहता है अभी हमने सेपरेट अलग रहना है। रहना। ये सिनेरियो इंडिया में अब आना शुरू हुआ है, जबकि ये वेस्टर्न कल्चर में पहले से ही था। हमने कल्चर से हमारी डेविएशन हो गई। हमने भी वहाँ का कल्चर मतलब अपनाना शुरू कर दिया और जो भी बच्चा घर से शादी करके निकलता था, वो कहता था कि मुझे यार वो नहीं चाहिए, खिट-पिट नहीं चाहिए, मेरी बीवी को मेरे साथ खिट-पिट, वो कहती है कि हमने अलग लेना रहना है। तो उससे एक बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है। दूसरी बात चेतनता, चेतनता मतलब अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत कम है हमारे यहाँ सारे इंडिया में। तीसरा मतलब कि लोगों को बेसिक बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है। हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 82 में। 82 में लॉन्च हुआ था, उसका मेन पर्पस ही यही था, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो मेंटल इलनेसेस हैं उसको पहचानने का मादा वो हमारा प्राइमरी लेवल तक जाए। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी था और एक सकलावाड़ा बेंगलोर में प्रोजेक्ट और रायपुर रानी हरियाणा में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। निम हैंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो जब वो निम हैंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, उसका मेन मोटिव ही था कि मैक्सिमम हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाना है और मैक्सिमम हमने आउटरीच करवाना है, लोगों को अवगत कराना है इन बीमारियों के बारे में। तो उसमें ये प्रोग्राम था कि हमने प्राइमरी लेवल पे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देनी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल इज अ टर्शरी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक साइकेट्रिस्ट बैठेगा, वो एमओज को ट्रेनिंग देगा, प्लस मेंटल हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग देगा, प्लस साइकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग देगा, प्लस स्टाफ नर्सिस को ट्रेनिंग देगा। वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। 60% पॉपुलेशन उससे कवर हुई थी। उसके बाद वो एक्सपेंड करता गया, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में गया, फिर 27 डिस्ट्रिक्ट में गया, फिर वो बहुत पैन इंडिया में फैला। पर बेसिकली लैग कहाँ था उसमें? वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और इंडिया वाज द फर्स्ट टू लॉन्च नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन होल एशिया। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब डिसेंट्रलाइज करना था हमने सारा कुछ, मतलब कि प्राइमरी लेवल पे डॉक्टर बैठे और वो एबीसीडी बीमारियां, बेसिक बीमारियां जैसे एपिलेप्सी हो गया और डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, आइडेंटिफाई करे और उसको रेफर करे। प्रॉपर रेफरल सिस्टम था, पर उसका फेल होने का कारण मैं समझ सकता हूँ कि एक तो मेंटल हेल्थ बजट जो है गवर्नमेंट का वो बहुत कम है। अभी इस साल का 83,000 करोड़ समथिंग 86,000 करोड़ बजट है। मतलब
इसका मेंटल हेल्थ का, उसमें से आप कह लो कि लेस देन 1% बजट जो है वो मेंटल हेल्थ को जाता है, वो भी उसमें से मैक्सिमम चंक 90% चंक जो है वो बिग इंस्टीट्यूट्स को जाता है, जैसे कि पीजीआई, निमहैंस और एक असम में डिब्रूगढ़ में है, उसके लिए वो रखा होता है। तो उसमें क्या है कि हमारी एक तो रेशियो, साइकेट्रिस्ट की रेशियो बहुत कम है। रिसेंट डाटा मैं पढ़ रहा था 0.75 डॉक्टर्स हैं हमारे पास ओनली फॉर 1 लाख, ठीक है, रिक्वायर्ड 1.2 है। तो वो एक तो साइकेट्रिस्ट बहुत कम है, एक साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। तो यहाँ 5 लाख के लिए एक डॉक्टर होगा तो वहाँ पे आप मतलब कि वो, और वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मोस्टली जो साइकेट्रिस्ट हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज में बैठे हैं। इसका मेन कारण ये है कि हम लोगों के पास पहुंच ही नहीं पा रहे, और लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा ही नहीं पा रहे। जैसे आप इंडिया और अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका अगर आप बजट ही देख लेंगे कि इतना डिफरेंस है कि एक मतलब दिस इज द मेन रीजन। और सेकेंडली इस साल में एक और लॉन्च किया है अपने इंडियन गवर्नमेंट ने, वो बड़ा अच्छा टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसमें क्या है कि उसमें 23 सैटेलाइट्स मतलब इंडिया खोलने जा रहा है जो टेली मेंटल हेल्थ मतलब टेली कंसल्टेशन के साथ लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो आईआईटी ट्रिपल आईटी बैंगलोर उसका आईटी सपोर्ट कर रहा है, और निमहैंस ने सारा प्रोग्राम बनाया है। और ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि इसमें फिर उन्होंने बाद में स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम तक इसको लेके गए कि स्कूल में कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग देना है, मतलब बेसिक जो बीमारियां हैं कि कोई भी देख के उनको पहचान सके उनके इश्यूज को। बेसिकली हमें पता ही नहीं है कि मेंटल इलनेसेस है क्या, तो वो बेसिकली हमने जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली मेंटल इलनेसेस दो में डिवाइडेड है। सबको हम पागल नहीं बोल सकते, सबको बोल देते हैं जो भी मेंटल डिसऑर्डर है उसको हम पागलपन नहीं बोलते हैं। तो उसमें साइकोटिक डिसऑर्डर्स का आईसीडी में क्लासिफिकेशन है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स अलग हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स अलग हैं। साइकोटिक मतलब आप आम भाषा में, सिंपल भाषा में इसको मतलब पागलपन के डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसमें मेनिया है, या जिसमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम बोल सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो सारे, उसमें डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, फोबियाज आ जाते हैं, पैनिक डिसऑर्डर आ जाता है, ओसीडी आ जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ जाता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसके बारे में, मिथ, हम मिथ्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि लोग समझते हैं कि जैसे बच्चों को हमारे को मेंटल इलनेस कैसे हो सकता है, उसको तो मूड स्विंग्स आते हैं, मूड स्विंग्स हैं हमारे मतलब मेरे पास पेशेंट ओपीडी में आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, इसको जी मूड स्विंग्स आते हैं बस। तो मैं अगर कुछ डायग्नोसिस बना देता हूँ पूरी हिस्ट्री वगैरह लेके, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं जी इसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, अभी तो ये बच्चा हमारा ग्रो कर रहा है तो इसके हार्मोन्स चेंज आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको प्रॉब्लम है। ये भी मिथ है। जितने भी मेंटल, मोस्ट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स दे स्टार्ट एट द एज ऑफ 13-14 ईयर्स ऑफ एज अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज, मतलब मैक्सिमम जो स्टार्टिंग एज ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इज 13 30 ईयर्स ऑफ एज। तो उसमें ओसीडी बहुत पेशेंट्स को, बहुत मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, 12 साल की बच्ची, और मेरे मेरे पास 9 से 12 साल के इतने सारे बच्चे हैं जिनको ओसीडी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं। तो हमें इस चीज़ों से निकलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पहले तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये भी बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ अब किसी को बीमारी हो जाती है तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तू खुश रहा, अगर तू खुश नहीं रहता, अरे ऐसे कर, खुश खुश नहीं रहता ऐसे कहने से वो खुश नहीं होगा। जब उसका इंजरी हो गया है, ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स कम हो गए हैं, उसको सहायता की जरूरत है। वी शुड एम्पथाइज विद द फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट्स, हम उसको डिस्क्रिमिनेट ना करें।
उसको मतलब कि आइसोलेट ना करें, राइट। और इसमें स्टिग्मा, मैं स्टिग्मा के बारे में बताता हूँ। एक स्टिग्मा जो टर्म है वो डिराइव हुई है, ग्रीक वर्ड था। जब ग्रीक में स्लेव्स होते थे, स्लेव्स होते थे और उनको हम रियल मैन, जो एक रियल मैन मानते थे, एक को स्लेव्स मानते, तो स्लेव्स को हम स्टिग्मा कहते थे कि ये स्टिग्मा है, या उसको एक, ये एक डेरोगेटरी वर्ड था। या आप एक इसको बाइबल में भी देख स्टिग्माटा एक टर्म आती है, उसका मतलब होता था कि जो सेंट्स थे उसके क्रूसी मतलब डिसरिगार्ड उसको कह सकते हैं, डिसरिगार्ड या डिसरिस्पेक्ट एक वर्ड होता है, या नेगेटिव स्टीरियोटाइप इसको कह सकते हैं। दैट इज, वहां से हमने ये टर्म डिराइव की है। तो स्टिग्मा इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल ये है कि जब पेशेंट को खुद हो गया है, मतलब उसको लगेगा कि यार मेरे को कैसे बीमारी हो, मैं तो बड़ा स्ट्रांग था, मेरे को कैसे ये हो गया, मेरे को तो हो ही नहीं सकता। तो वो स्टिग्मा उसको क्या करता है, वो स्टिग्मा उसको इतना हो जाता है, वो हेल्प नहीं सीख करता, वो आइसोलेट कर लेता है अपने आप को और अपनी बीमारी बढ़ाता रहता है। और उसके बाद एक्सटर्नल स्टिग्मा आता है, जो इनेक्टेड स्टिग्मा है, जो हम लोग करते हैं एक मेंटल इल पीपल के साथ। आपको सड़कों में मिल जाएंगे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, जो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं। आपने देखा होगा कि उनके कपड़े फटे होते हैं, ये दाढ़ी वगैरह बड़ा होता है, वो कईयों सदियों से नहाए नहीं होते हैं। तो ये भी एक स्टिग्मा है कि हम उनको डिसरिगार्ड करते हैं, और जो घर वाले हैं वो उनको फेंक देते हैं बाहर अपनी, कि ये भाई अभी इसका ना तो कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो दैट इज द अनदर स्टिग्मा, यू आर एडिंग ऑन द इलनेस। आप उनके स्थान पर रह के देखो कि वो कैसा फील कर रहे होंगे। तो वी हैव टू एम्पथाइज विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, जो हम नहीं करते हैं। ये बड़ा ही, मुझे तो बहुत ही दयनीय हालत लगती है लोगों की जो सड़कों में होते हैं। और अभी आपको एक और बात बताऊं, अभी एक हमारा लॉ जो है WHO की गाइडलाइंस के साथ ड्राइव हुआ है, वो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आ गया है 2017 में। उसमें इट इज़ अ पेशेंट राइट ओरिएंटेड एक्ट। आप पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा सकते, अगर आप उसको ट्रीट भी करना चाहो जबरदस्ती, अगर किसी ने उसको अबैंडन कर दिया है फॉर एग्जांपल, तो कई सोशल वर्कर्स या कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, वो चाहते हैं, मतलब बहुत, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छे लोग नहीं हैं, इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। वो आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेशेंट का राइट है। जब तक पेशेंट बोलेगा नहीं कि मैं ट्रीटमेंट, और इसमें इतनी दुखदाई बात बताता हूँ कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है या साइकोटिक पेशेंट है, उसको इंसाइट ही नहीं होता कि मेरे को बीमारी है। ही इज लिविंग इन हिज सेल्फ वर्ल्ड, वो एक हेलुसिनेटरी वर्ल्ड में रह रहा है। कि वो अपने अपने ऐसे वर्ल्ड, डिल्यूजन वर्ल्ड में रह रहा है, तो वो रियलिटी से कट ऑफ हो चुका है, राइट। तो उसको इंसाइट ही नहीं है, वो तो बोलेगा ही मेरे को बीमारी नहीं है, राइट। तो वो कैसे आपके पास ट्रीटमेंट सीख करने आएगा। तो इसमें भी ट्रीटमेंट गैप इसीलिए है। तो उसके लिए मेंटल हेल्थ बोर्ड का गठन हुआ है सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनी है, सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनी है। उसके चेयरमैन जो हैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ बोर्ड के, वो जज साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं। वो नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं इन केसेस में। मैं आपको एक और नॉलेज बात बता देता हूँ कि अगर मेरे फेलो कलीग्स के पास ऐसा केस आता है, या मेरे मेडिसिन वाले के, या ऐसा, उसको प्रॉपर तरीके से अगर किसी ने अबेंडन किया हुआ है, तो उसको कोई किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिल के आप उसको एक मतलब एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं मेंटल हेल्थ बोर्ड में। तो जज साहब हैं जो वो एक नॉमिनेट कर देते हैं कि उसके बिहाफ पे ये नॉमिनेटेड मेंबर मतलब डिसीजन लेगा, और फिर उसको हम एक किसी भी सरकारी संस्था में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर पेशेंट अगर ठीक हो जाता है, साइकोटिक पेशेंट, वो भी ठीक होते हैं। ऐसा ये भी मिथ है कि लोग ठीक ही नहीं हो पाएंगे जी, पेशेंट ठीक ही नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है।
दवाइयों से, प्रॉपर इलाज और प्रॉपर ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी से पेशेंट ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है, उसका इंसाइट आ जाता है कि वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि हाँ, मेरे को दवाई लेनी है, मेरे लिए लेनी है, जिसको हम इमोशनल इंसाइट बोलते हैं। तो जब वो इंसाइट आ जाता है, वो एक एडवांस डायरेक्टिव पहले ही से ही दे के रख सकता है, मेंटल हेल्थ बोर्ड में एप्लीकेशन दे के अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है कि मेरे बिहाफ पे अगर मैं बीमार हो जाऊं, मैं दवाई छूट जाए मेरी, या मेरे को रिलैप्स हो जाए, तो उसमें वो एप्लीकेशन मूव करके पहले रख सकता है कि ये मेरा बंदा ये ध्यान देगा, ये मेरा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे बिहाफ पे सारे डिसीजन ये लेगा। इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में अप्रैल के दौरान प्रेसिडेंट द्वारा असेंट से हो चुका है, और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में, मैं कहता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में मेंटल हेल्थ बोर्ड्स और मतलब मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज बन चुकी हैं। जी, तो हमें तो ट्रीटमेंट सीखने के लिए जाना चाहिए। पूरे डिस्कशन से ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि मेंटल हेल्थ जो है, अगर उसमें कोई डिरेंजमेंट्स होती है, वो आम बीमारी की तरह लें, उसे स्टिग्मा ना अटैच करें। वो ऐसा नहीं है कि वो इंसान दुखी रह रहा है और थोड़ी-सी खुशी से उसको वो उसकी इलनेस ठीक हो जाएगी, बल्कि ये एक बीमारी की तरह है। जिस तरह किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाओं की ज़रूरत पड़ती है या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक ऐसी ही इलनेस है जिसको कि एक स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ही अनिवार्य है, दवा लेना बहुत ज़रूरी है। यदि ये दोबारा प्रॉब्लम आती है, तो दोबारा दवा दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग आपको इसको लेके चलना पड़ेगा, बल्कि इलाज करना, इसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सब लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा सकती है कि किस तरह ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करें और उन्हें काफ़ी हेल्प हो। तो मेंटल हेल्थ को बीमारी समझें, इसको स्टिग्मा ना समझें। जिस तरह इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ ठीक की जा सकती है।